मोदी ने कहा सबका विकास, सबका साथ वगैरह वगैरह। अगर हिंदू राष्ट्र ऐसा है कि जिसमें मुसलमानों को भी अपॉर्चुनिटी तरक्की की मिली, इज्जत की मिली, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिले, जो कांग्रेस के अंदर नहीं था, तो मुझे लगता कि मुस्लिम्स विल आल्सो वोट फॉर हिंदू पार्टी ना। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 2040 के बाद से जो दुनिया के टॉप 3 मुल्क होंगे वो चाइना, इंडिया और अमेरिका होंगी, विद अमेरिका इन द 3rd प्लेस। अब ये इंडिया के ऊपर है कि वो 1 रहे या 2। इंडिया ने तकरीबन 270 से ज्यादा मिलियन लोगों को गुर्बत से मिडिल क्लास में लेकर आया। तो ये मोदी की सरकार में तो आपको काफी नजर आता कि ये दे आर प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट, और पिछले 5-10 साल से पाकिस्तान इज प्लेइंग ऑन द बैक फुट। देखिए ना, वो जो दूसरा लाहौर में खड़ा होकर जाके डॉक्टर जयशंकर की वीडियो दिखा रहा है, और यार जब हुकूमत में तो उस वक्त क्यों नहीं डॉक्टर जयशंकर से कुछ सीखने की कोशिश की आप? आज तारीफें कर रहे हो और फिर उसमें भी धोखा दे रहे हो कौम को। जयशंकर की बातें कर रहे हो कि तेल रशिया से किस तरह ले रहे हैं, आप किस तरह तेल लेंगे? आपके पास तो ना कोई पैसा है ना कुछ। देखिए, ऐसे मौके पर जब मुल्क में माशी अदम इस्तेकाम हो, आईनी अदम इस्तेकाम हो, सियासी अदम इस्तेकाम हो, तो आपका दुश्मन मुल्क भी, भारत भी, CIA भी, मोसाद भी कोई बड़ा हादसा करा सकता है कि मुल्क में तसादम हो। आजादी के बाद के 75 साल हमारे देश के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण रहे हैं, लेकिन आज भारत ने इन चुनौतियों को पार करके विश्व में अपना एक मुकाम कायम किया है, जबकि हमारे साथ ही आजाद हुआ पाकिस्तान का रोना जारी है। इसी पृष्ठभूमि को रेखांकित करती आज की परिचर्चा सुनते हैं। मोदी ने कहा सबका विकास, सबका साथ वगैरह वगैरह। अगर हिंदू राष्ट्र ऐसा है कि जिसमें मुसलमानों को भी अपॉर्चुनिटी तरक्की की मिली, इज्जत की मिली, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिले, जो कांग्रेस के अंदर नहीं था। देखिए, कांग्रेस ये तो खुलेआम हिंदुत्व है, कांग्रेस छुप के हिंदुत्व थी। ये नहीं कि वो बहुत ही सेक्युलर पार्टी थी, नहीं थी वो। तो मुझे लगता कि मुस्लिम्स विल आल्सो वोट फॉर हिंदू पार्टी ना। और आप इंडिया को देख लें, इंडिया के सारे अतराफ मुसलमान हैं। इधर देखें तो पाकिस्तान के 200 मिलियन, इधर देखें तो बांग्लादेश के 200 मिलियन, नीचे देखें तो मालदीव्स में, ऊपर अगर कश्मीर के ऊपर देखें तो शिनजियांग है ऊपर, तो मुसलमान ही मुसलमान है। तो वो हाउ कैन दे लिव विद ऑल? तारीफें की जा रही हैं। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कल जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया लेके चल रहा है वो वाकई बहुत इम्प्रेसिव है। तो इंडिया एकदम 1991 के बाद से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ती गई और उससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब तो वो ये मोदी की सरकार में तो आपको काफी नजर आता कि ये दे आर प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट, और पिछले 5-10 साल से पाकिस्तान इज प्लेइंग ऑन द बैक फुट। तो ये फर्क तो जरूर है, फर्क आई है वो इकोनॉमी में है। इंडिया की जो इकोनॉमी तेजी से बढ़ गई है, पिछले इस सेंचुरी में इंडिया की जो पर कैपिटा GDP है वो 10 गुना बढ़ गई। इंडिया ने तकरीबन 270 से ज्यादा मिलियन लोगों को गुर्बत से मिडिल क्लास में लेकर आया। उसके वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी कॉन्फिडेंट हो गई है। देख रहे हैं ये यूक्रेन वाले जंग में इंडिया असर्टिवली ऑटोनमस है, यानी कह रहा है कि हमारे इंटरेस्ट नहीं है कि हम वेस्ट के साइड अलाइन करें रशिया के साथ। तो अब भी नॉन अलाइंड है, लेकिन इट इज विद कॉन्फिडेंस। हिस्टोरिकल मौका है इंडिया को कि वो अपने आप को लिफ्ट कर लें आउट ऑफ डेवलपिंग नेशन इनटू ए डेवलप्ड ग्लोबल पावर। ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया को आइंदा 10 साल में, जैसा चाइना पिछले 30 साल में वेंट फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री टू द सेकंड मोस्ट पावरफुल स्टेट। इंडिया कैन बी अलोंग विद चाइना और अमेरिका। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 2040 के बाद से जो दुनिया के टॉप 3 मुल्क होंगे वो चाइना, इंडिया और अमेरिका होंगी, विद अमेरिका इन द 3rd प्लेस। अब ये इंडिया के ऊपर है कि वो 1 रहे या 2 रहे। देखिए ना, वो जो दूसरा लाहौर में खड़ा होकर जाके डॉक्टर जयशंकर की वीडियो दिखा रहा है, और यार जब हुकूमत में तो उस वक्त क्यों नहीं डॉक्टर जयशंकर से कुछ सीखने की कोशिश की आप? आज तारीफें कर रहे हो और फिर उसमें भी धोखा दे रहे हो कौम को। जयशंकर की बातें कर रहे हो कि तेल रशिया से किस तरह ले रहे हैं, आप किस तरह तेल लेंगे? आपके पास तो ना कोई पैसा है ना कुछ
ढेल है आपके पास। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कश्मीर ऑब्सेशन है, तो वो तो लगता है कि भारत में भी है, क्योंकि भारत भी बार बार कश्मीर की बात करता है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। 3 जंगें पाकिस्तान ने शुरू की कश्मीर को लेकर, फिर इंसर्जेंसी को बढ़ाया चढ़ाया, सपोर्ट किया। तो इंडिया इज प्लेइंग डिफेंस ऑन नेशनल सिक्योरिटी और अपने मुल्क की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए। लोग भूल जाते हैं कि इन दौरान पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, इंडिया एक्चुअली एक्सपैंड हो गया, सिक्किम इंडिया का हिस्सा बन गया। सिक्किम एक अलग मुल्क हुआ करता था। लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया ने पिछले 4-5 साल में हैज रिजन अबव द कश्मीर इशू। जब तक वो कश्मीर ऑब्सेशन था, पाकिस्तान ऑब्सेशन था, मैं कहता हूँ वो काउंटी की लीग खेल। अब इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेलने लग गया है। आप देखें कि अब इंडिया का जो इंटरनेशनल कंपनी है वो अमेरिका है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इंडिया के नाम से बनी हुई है। अमेरिका की जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है। इंडिया इज द की टू दैट। तो एक किस्म से आप देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल नए इदारे, नए इनिशिएटिव शुरू हो रहे हैं, इंडिया इज प्लेइंग ए प्रोमिनेंट रोल। तो इंडिया नाउ हैज बिकम ए ग्लोबल प्लेयर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसके वजह से भी इंडिया को एक्सटर्नल अब डर नहीं है कश्मीर को लेकर, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल दिया, कश्मीर का स्टेटस भी चेंज कर दिया और कोशिश कर रहे हैं कि उसकी डेमोग्राफी भी चेंज कर दें। अगर वो सक्सेसफुली डेमोग्राफी यानी मुस्लिम कंसंट्रेशन कश्मीर का कम कर देते हैं तो ये मसला धीरे धीरे हल हो जाएगा। देखिए, ऐसे मौके पर जब मुल्क में माशी अदम इस्तेकाम हो, आईनी अदम इस्तेकाम हो, सियासी अदम इस्तेकाम हो, तो आपका दुश्मन मुल्क भी, भारत भी, CIA भी, मोसाद भी कोई बड़ा हादसा करा सकता है कि मुल्क में तसादम हो। तो मैं समझता हूं इस बात को बहुत संजीदा लेना चाहिए। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, देखिए दूसरे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब की जिंदगी को खतरा नहीं था, अल्लाह नवाज शरीफ साहब को भी लंबी जिंदगी दे। आप अंदाजा करें। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि ये सब कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ की जो हुक्मरानी है, ये पता नहीं काली देवी है जो खून मांगती है। उधर भी देख लें, इंदिरा गांधी को देख लें, राजीव गांधी को देख लें, इवन संजय गांधी को देख लें। इसी तरीके से मलिक साहब ये तो है ना, शेख मुजीब बांग्लादेश, शेख मुजीब देख लें, ये सब कहानियां। मगर मैं पहले आपको खान साहब की मजीद कुछ बातें सुनाता हूं जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था हमारा, उससे फिर अच्छा काजी साहब, आपने इंडिया की नेशनलिटी ली, आपको राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं याद आया। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये नहीं, या मैंने पहले काजी सईद पढ़ाता सर, या मुर्तजा भुट्टो, उस्तादों के उस्ताद हैं। मुर्तजा भुट्टो असैसिनेट हुए, उनके छोटे भाई फ्रांस में पुरस्कार तौर पर मारे गए, जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ और जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने ये माना अपनी वफात से पहले कि ये 2 नंबर फैसला था। $14.5 बिलियन आपने चाइना का देना है, 8.7 बिलियन आपने चाइनीज बैंकों का देना है। चाइना आज अगर पैसे अपने वापस मांग ले तो आप 1 घंटे में बैंकरप्ट हो जाते हैं। आपके फॉरेन रिजर्व इस वक्त 9 बिलियन है, आपके इन्फ्लेशन रेट 21.3% पे चल रहा है, और आपका जो टोटल जो आप ट्रेड डेफिसिट है 48 बिलियन है, टोटल 90 बिलियन आप नेगेटिव जा रहे हैं। तो जो कौम इस तरह के हालात हो वहां पे सूट करता है नाचने गाने का, आजादी पे करने। हमारे मेजर साहब जो भारत से, उन्होंने ऐसी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि भारत अरबों रुपए लगा के भी पाकिस्तान आर्मी का इतना नुकसान नहीं कर सकता था जितना इनके अपने बच्चों ने कर दिया है। वो तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया, और उसमें कसूर इनका आर्मी का है, इनका कसूर नहीं है। जब इनके बच्चों ने लौंडे लपाड़े, ये जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे जो हैं जो चरस अफीम पर लगे हैं, जब इन्होंने इनके शुहदा को भी नहीं छोड़ा, तो फिर मेरा कसूर किसका? कसूर इनका अपना है कि मुजीबुर रहमान भी बहुत पॉपुलर थे तो उनके साथ ज्यादती हुई थी तो पाकिस्तान टूट गया था। उनका इशारा ये था कि आज अगर वजीर आजम नहीं बन रहा इमरान खान तो पाकिस्तान टूट जाएगा। यार सोच दे। स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद हमारे देश की आर्थिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। कल कारखानों का कोई उतना जाल पूरे देश में नहीं बिना हुआ था। हमारे देश में बेरोजगारी थी, एक जनसंख्या बड़ी थी हमारे देश में जिसको हमें खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। हमारे देश ने 1952 में इस समस्याओं से जूझने के लिए पंचवर्षीय योजना लागू की, लेकिन आर्थिक
जो रफ्तार थी देश की वह बड़ी धीमी थी। हमारे पास संसाधनों का अभाव था, इसलिए हम तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे थे। आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 1966 में हमारे देश को अनाज की संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस साल बड़ी भारी सूखा का हमारे देश ने सामना किया। हमें अमेरिका द्वारा आयातित गेहूं और सूखा पाउडर जो दूध के लिए था, जो वहाँ पर कहा जाता है कि कुत्तों के लिए था, वह भारत में आदमियों के लिए भेजा गया था। उसे खाकर हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या को निर्वाह करना पड़ा। आज ये वही भारत है कि 2022 में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम विश्व को अनाज की कमी से नहीं मरने देंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि अभी भारत विश्व में दूसरे नंबर पर गेहूं का उत्पादक देश बन गया है, और अमेरिका, फ्रांस, यूरोप जैसे विकसित देश भारत से अनाज सप्लाई की याचना कर रहे हैं, चाहे वह WHO हो या WTO हो, सभी कह रहे हैं। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो यूक्रेन से गेहूं दूसरे देशों में जाता था, उसका जाना बंद हो गया है। तो अब स्थिति यही है। उसी तरह दूध उत्पादन के क्षेत्र में हम दुनिया में 1 नंबर हैं, जबकि दूध का खपत भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हो, सबने एक स्वर से कहा है कि भारत आज विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। और 2027 तक बाकायदा उन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि अमेरिका, चीन के बाद भारत तीसरा बड़ा आर्थिक शक्ति संपन्न देश होगा, क्योंकि जो आर्थिक विकास की दर है वह दुनिया में सबसे तेज भारत की ही इस 2022 और 2023 में होने वाली है। उसी तरह आर्थिक महाशक्ति का सवाल है, सैन्य सुसज्जता का सवाल है, उसमें भी भारत अमेरिका, चीन, रूस के बाद चौथे स्थान पर है। तो यह सब अन्यास नहीं हो पाया। इन सब के पीछे हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी नेतृत्व रहा है, उन सबका कुछ न कुछ योगदान रहा है। और भारतवासियों की कर्मठता और ईमानदारी का भी यह सिलसिला है, जिसके चलते भारतीय न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी भारत का नाम उजागर कर रहे हैं। और यही सिलसिला चलता रहा तो अब वह दिन दूर रही कि हम 1 नंबर भी दुनिया में हो जाएंगे, एक सुपर पावर का तगमा भी हमें मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।